नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पिछली वीडियो में हमने 6 शेड्यूल्स पढ़ लिए थे। अब हम 7वें शेड्यूल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7वां शेड्यूल है ये बात करता है कि किस तरीके से जो हमारे पावर्स हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में बटे हुए हैं, यानी कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार अपना लॉ बना सकती है और राज्य सरकार अपना लॉ बना सकती है। आपको पता होगा कि हमारे भारत में जो लॉ बनाया जाता है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है और राज्य के स्तर पर जो क्षेत्रीय स्तर है वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो सरकार के जो विषय हैं कि किन किन विषयों पर केंद्र सरकार बनाएगी, किन विषयों पर राज्य सरकार बनाएगी, इनको 3 लिस्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। ये 3 लिस्ट है। सबसे पहली लिस्ट है हमारी यूनियन लिस्ट, इसको संघ सूची भी बोलते हैं। दूसरी है स्टेट लिस्ट, जिसको हम राज्य सूची बोलते हैं। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हम हिंदी में समवर्ती सूची बोलते हैं। अब इन तीनों का मतलब क्या है? देखिए, हमारे सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे उन्होंने कुछ ऐसे टॉपिक्स डिफाइन करे थे कि जिन टॉपिक्स पर सिर्फ इन तीनों में से ये जिन टॉपिक्स को इन कैटेगरीज में बांट दिया गया था। जैसे जो टॉपिक्स राष्ट्र हित में हैं और राष्ट्र की सरकार को जिनकी जिम्मेदारी है, ऐसे कानून सिर्फ जो बना सकती है वो यूनियन लिस्ट में मेंशन है और इन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जो भी सब्जेक्ट्स हमारे यूनियन लिस्ट में हैं उन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो भी स्टेट लिस्ट में टॉपिक्स दिए हुए हैं उन पर कानून राज्य सरकार बना सकती है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें ये दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार भी कानून इन विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और इन विषयों पर राज्य की सरकार भी कानून बना सकती है। बस एक बात ध्यान देने की ये है कि इस लिस्ट में जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें अगर कोई कानून केंद्र सरकार ने पहले बना दिया है तो राज्य सरकार फिर उस विषय पर कानून नहीं बना सकती। और अगर राज्य सरकार ने उस विषय पर कानून बना रखा है तो केंद्र सरकार चाहे तो उस कानून में मॉडिफिकेशन करके उस कानून को दोबारा बना सकती है। ये केंद्र सरकार के पास ताकत है, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती। अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून बना दिया है तो उसी कानून को हमें मानना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने विषयों पर कानून बनते हैं। तो देखिए, जो सब्जेक्ट्स हैं वो 100 है, यानी कि 100 ऐसे विषय हैं जिनको हमने यूनियन लिस्ट में डाल रखा है। ऐसे ही जो स्टेट लिस्ट है इसमें सब्जेक्ट की संख्या 61 सब्जेक्ट्स है और जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें 52 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो इस शेड्यूल 7 से आपके पेपर में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं कि तीनों सूची में से कौन सी एक सूची है जिसपे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, किसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है और इनमें टोटल सब्जेक्ट्स की संख्या कितनी है। इन पर क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर में। तो आपको ध्यान रखना है कि शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी गई है जिससे सरकार ने शक्तियों का बंटवारा कर रखा है और यही लिस्ट हमको आर्टिकल 246 में भी देखने को मिलते हैं। इस आर्टिकल में भी हमें ये लिस्ट देखने को मिलती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं शेड्यूल 8 की तरफ। तो शेड्यूल 8 में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस दे रखी हैं। भारत की जो आधिकारिक भाषाएं हैं जिनको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है उन भाषाओं के बारे में शेड्यूल 8 बात करता है। तो देखिए, अब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना था, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें लैंग्वेजेस जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी उनकी संख्या 14 थी और आज एट प्रेजेंट इनकी संख्या 22 हो चुकी है। धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स कर करके हमने 8 ऐसी लैंग्वेजेस को और जोड़ा है हमारे संविधान में। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने संविधान में जोड़ा था वो था 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
1967, इससे हमने सिंधी भाषा को अपने संविधान में जोड़ा था। सिंधी भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। सिंधी भाषा को हमने 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमने इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। इसके बाद आता है हमारा 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि हुआ था 1992 में। और इस अमेंडमेंट से हमने 3 भाषाओं को जोड़ा था, जिसमें आती है नेपाली, जिसमें आता है हमारी मणिपुरी और हमारी कोंकणी। तो इन तीनों भाषाओं को हमने बाद में जोड़ा था। इसके बाद एक और अमेंडमेंट हुआ 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि हुआ था 2003 में। और इसमें हमने 4 भाषाओं को जोड़ा था, जिसमें आती है हमारी मैथिली, फिर हमारी बोडो, फिर हमारी डोगरी और संथाली। तो इन 8 भाषाओं को हमने 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा था। और इसी से आज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज की संख्या है वो 22 हो चुकी है। आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 भाषाएं थी और आज इनकी संख्या 22 हो चुकी है। जो 21वां संविधान संशोधन था, जो 1967 में हुआ था, उससे हमने सिंधी को जोड़ा था। 71वें संविधान संशोधन से हमने नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा था। और 92वां संविधान संशोधन से हमने मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को जोड़ा था। तो दोस्तों ये थी हमारे संविधान के 8 अनुसूचियां। अब जब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो मैंने ये बताया था कि 8 शेड्यूल जो थे वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, यानी कि इतनी तक ही हमारे संविधान में शेड्यूल थे जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 26 जनवरी। इसके बाद 4 शेड्यूल और जोड़े गए थे और उन्हीं के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो 9वां शेड्यूल है ये बात करता है भूमि सुधार के कानूनों के बारे में। भूमि सुधार के कानून, भूमि सुधार से संबंधित जितने भी कानून हैं उनके बारे में शेड्यूल 9 में हमें बताया गया है। और ये जो शेड्यूल था ये कब जोड़ा गया था? तो ये सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो संविधान लागू होने के अगले साल ही हमने इस संविधान में संशोधन किया था, जिसकी जरूरत पड़ी थी हमें भूमि सुधार कानून को बनाने के लिए। ये बेसिकली जमींदारों से छुटकारा पाने के लिए ये सुधार लाए गए थे, ये रिफॉर्म्स लाए गए थे। और ये जो सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा इस शेड्यूल को संविधान में जोड़ा गया था। अब संविधान का जो शेड्यूल 10 है ये एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, दल विरोधी कानून के बारे में बात करता है। यानी कि जब 80 के दशक में जब राजनीतिक दल के नेता कभी भी पार्टी अपने बदल रहे थे, तो उस पार्टी को बार बार ना बदल सके कोई नेता, इसके लिए हमने ये कानून लाए गए थे। और ये जो शेड्यूल 10 है ये 92वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब आया था? ये आया था 1985 में। तो इसके द्वारा हमने एंटी डिफेक्शन लॉज संविधान के संशोधन में जोड़े थे। शेड्यूल 10 हमने 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा था। इसके बाद जो शेड्यूल 11 है और 12 है ये स्थानीय शासन से संबंधित है। यानी कि एक तो शासन होता है आपका केंद्र स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, और एक स्थानीय स्तर पर भी शासन होता है। लोकल लेवल पर जो आपका गवर्नेंस होता है उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 जोड़ा गया था। शेड्यूल 11 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, शेड्यूल 12 में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और ये दोनों एक ही साल में हुए थे, एक ही साल में इन दोनों को दर्जा दिया गया था। बस जो एक्ट थे वो एक्ट आपको लिखने हैं कि ये जो एक्ट था, ये जो पंचायती राज था, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, जो कि 1992 में हुआ था।
और जो 12वां था शेड्यूल नगर पालिका वाला, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 9, ये भी 1992 को हुआ था। तो 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए थे। 73 से हमने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया था और 74 से हमने नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया था। अब जो पंचायती राज है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें पंचायतों के क्या अधिकार है, क्या दायित्व है, उससे संबंधित 29 सब्जेक्ट्स हैं। और जो नगर पालिकाएं हैं, इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इनकी क्या दायित्व है, इनसे संबंधित संविधान इस शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने शेड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं। अब आने वाली वीडियोस में हम भारत के संविधान के भाग स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।